Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel EDA for you. In blank space form the common characteristic of all the members or elements of a particular set are described. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में यानी वो कौन सा फॉर्म है जिसमें किसी मखसूस सेट के तमाम मेंबर्स या एलिमेंट्स की मुश्तरका खसूसियात को बयान किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए टेबुलर फॉर्म यानी in tabular form the common characteristic of all the members or elements of a particular set are described. Next question कर लेते हैं। The symbol for denoting union of sets is। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सी अलामत है जो यूनियन ऑफ टू सेट्स को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब भी हम दो सेट का यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ कर लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी इसमें ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ब्लैंक स्पेस ऑफ टू गिवन सेट्स इज द सेट which consist of all the common elements of both sets। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो सेट जो दोनों सेट्स की तमाम कॉमन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी इंटरसेक्शन। प्यारे दोस्तों दो सेट का इंटरसेक्शन एक सेट है जो सिर्फ उन नंबर्स या मेंबर्स या लेटर्स पर मुश्तमिल होता है जो दोनों में कॉमन हो या दोनों में मौजूद हो, तो इसको कहा जाता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो प्यारे दोस्तों मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो सेट है यानी सेट ए और सेट बी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ इन दोनों सेट्स में आपने वो एलिमेंट्स देखने हैं जो दोनों में मौजूद हो, दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर भी मौजूद है और सेट ए में भी मौजूद है, 4 यानी बी में भी मौजूद है और ए में बी। तो इसलिए यहाँ पर हमारे साथ जो राइट ऑप्शन आएगा वो होगा हमारे साथ यानी 3, 4। तो ये हमारे साथ है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का एग्जाम्पल। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ए यूनियन एम्प्टी सेट से नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट आएगा। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फर्ज करें हमारे साथ सेट ए है, उसमें हमारे साथ एलिमेंट्स है 1 2 3 4। इसके बाद हमारे साथ है नल सेट यानी एम्प्टी सेट, इसमें हमारे साथ कोई भी एलिमेंट्स मौजूद नहीं होता, तो इसलिए इसको कहा जाता है एम्प्टी सेट। तो इन दोनों का जब हम यूनियन लेते हैं तो इससे कौन सा रिजल्ट आएगा। सबसे पहले आपने इस सेट ए को लिखना है, इसके बाद यू को और फिर नल सेट को, जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी मैं इसको लिखने वाला हूँ जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर यानी ये हमारे साथ सेट ए है, ये हमारे साथ यूनियन है और ये हमारे साथ है नल सेट। यहाँ पर इससे जो हमारे साथ फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ सेट ए यानी ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू सेट ए। तो इसलिए यहाँ पर हमारे साथ जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी ब्लैंक स्पेस इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर दो सेट हो ए और बी, इनमें कोई भी एलिमेंट्स या नंबर्स या लेटर्स कोई भी चीज़ कॉमन ना हो यानी दोनों में मौजूद ना हो तो क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी डिसजॉइंट सेट यानी डिसजॉइंट सेट्स ये वो सेट होता है अगर आपके पास दो सेट हो ए और बी और इनमें कोई भी एलिमेंट्स या नंबर्स कॉमन ना हो
तो ये डिसजॉइंट सेट कहलाता है। और इससे हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो होगा नल सेट यानी एम्प्टी सेट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फर्स्ट कर ये हमारे साथ है सेट ए, यानी इसमें हमारे साथ 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। और दूसरा है हमारे साथ सेट बी, इसमें हमारे साथ 3 एलिमेंट्स है। तो अगर जब भी हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो यहाँ पर इसमें कोई भी एलिमेंट्स इसमें कॉमन नहीं है, यानी दोनों में मौजूद नहीं है। तो इस लिहाज से इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ नल सेट। तो इस तरह इन दोनों सेट्स को कहा जाता है डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ ब्लैंक स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट which are under concentration in a particular context। यानी a universal set is the set of all elements of the sets which are under concentration in a particular context। Blank space are those alphabets or letters which are used to represent unknown quantities in arithmetic and algebra। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में वो कौन सा ऑप्शन है जो हरूफ या अलामत है जो रियाजी यानी मैथमेटिक्स में ख़ास तौर पर अलजबरा में अननोन क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल्स जो है वो हरूफ या अलामत है जो मैथमेटिक्स में ख़ास तौर पर अलजबरा में अननोन क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। वेरिएबल यानी अ साइन और अ लेटर हु चेंज इट्स वैल्यू, यानी जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं रहती, इसको कहा जाता है वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ए ब्लैंक स्पेस इज़ नॉट फिक्स्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सी चीज़ है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वेरिएबल। यानी द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और सोल्यूशन और द इक्वेशन। दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अननोन वैल्यूज आर क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Blank space is the number which represents repeated multiplication of the same variable। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी एक्सपोनेंट। यानी एक्सपोनेंट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम वेरिएबल। प्यारे दोस्तों, किसी भी नंबर या लेटर के ऊपर जो नंबर होता है वो एक्सपोनेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एक्स क्यूब, तो इसमें हमारे साथ जो एक्स है ये वेरिएबल है और इसमें 3 जो है ये एक्सपोनेंट हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए यानी एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स क्यूब यानी जो एक्स को यानी यहाँ पर एक्स क्यूब में यानी 3 जो एक्स को खुद से 3 बार ज़रब करता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन द एक्सप्रेशन 2x² + 3x - 1 द कांस्टेंट इज। इस सवाल में कहते हैं कि यहाँ पर ये हमारे साथ एक अलजबरी जुमला है, तो इस एक्सप्रेशन में हमारे साथ कांस्टेंट कौन सा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें हमारे साथ 2 जो है ये कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, x यहाँ पर हमारे साथ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है और इसमें हमारे साथ 2 जो है ये एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 3 जो है हमारे साथ कोएफिशिएंट, x वेरिएबल, तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ -1 जो है ये हमारे साथ कांस्टेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन एनी पॉलिनोमियल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट आर पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वेरिएबल्स की ऊपर जो हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट होता है इसको क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए डिग्री। यानी इन एनी पॉलिनोमियल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट आर पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अगर
आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो, इसमें जो सबसे बड़ा पावर या एक्सपोनेंट होता है इसको डिग्री कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक पॉलिनोमियल है, यानी एक्स क्यूब जमा 2x² जमा 3x जमा 1। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जिसका एक्सपोनेंट यानी सबसे बड़ा हो, तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक्स क्यूब, इसमें हमारे साथ एक्सपोनेंट 3 है, 2x² में हमारे साथ एक्सपोनेंट 2 है, और प्लस 3x इसमें हमारे साथ एक्सपोनेंट 1 है। तो इसमें जो सबसे बड़ा पावर यानी एक्सपोनेंट होता है इसको डिग्री कहा जाता है। तो इसमें हमारे साथ एक्स क्यूब, तो यहाँ पर पावर हमारे साथ 3 है, तो इसकी हमारे साथ इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो भी हमारे साथ 3 है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल हैव वेरिएबल्स हुज एक्सपोनेंट आर मस्ट बी द डैश नंबर्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, होल नंबर्स, यानी पॉलिनोमियल हैव वेरिएबल्स हुज एक्सपोनेंट्स आर मस्ट बी द होल नंबर्स। प्यारे दोस्तों, होल नंबर्स आर द नंबर्स विदाउट फ्रैक्शंस आर decimals such as 0, 1, 2, 3 and so on. These are called whole numbers. यानी ये किसी भी वेरिएबल्स की ऊपर जो होते हैं इसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल विच कंटेन ओनली 2 टर्म्स आर नोन एज ब्लैंक स्पेस। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स मौजूद हैं क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बाइनोमियल्स। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, वो पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म्स मौजूद हो मोनोमियल्स कहलाता है, और जिसमें हमारे साथ 3 टर्म्स मौजूद हो उसको कहा जाता है ट्राइनोमियल्स। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी है क्वाड्रिनोमियल, तो इसका करेक्ट आंसर आप सब दोस्तों ने मुझे कमेंट करना है कि इसमें कुल कितनी टर्म्स मौजूद होते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कितना कुछ सीखा है। If 4x divided by 6 is equal to 2, then x is equal to what? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर हमारे साथ 4x डिवाइडेड बाई 6 ये 2 के बराबर है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, x की कीमत फाइंड आउट करनी है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का तरीकेकार कुछ इस तरह है जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पर 4x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपने इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट। तो यहाँ पर इस 2 के नीचे हमारे साथ डिनोमिनेटर 1 है, तो यहाँ पर ये 1 4x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा 4x इज इक्वल टू, ये 6 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा 12। तो यहाँ पर 4x इज इक्वल टू 12। यहाँ पर इस 4 को आपने क्या करना है, यानी दोनों साइड पे डिवाइड करना है, यानी डिवाइडेड बोथ साइड बाई 4। तो यहाँ पर 4x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3x प्लस 5y क्यूब इज इक्वल टू 12। क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ y की जो पावर है वो 3 है, तो यहाँ पर ये हमारे साथ लीनियर इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमने x की कीमत पॉइंट आउट करनी है कि यहाँ पर x जो है ये हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का तरीक़ेकार बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमारे साथ जो सॉल्यूशन है वो है 8x + 5 इज इक्वल टू 3x + 4। तो यहाँ पर आपने इस 3x को लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है, यानी इस साइड पे लाना है। तो ये बन जाएगा हमारे साथ 8x + 5 - 3x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हमारे साथ ये 8x, इसके बाद हमारे साथ है -3x, ये आपस में क्या हो जाएंगे, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये +5 जो है ये यहाँ पर सेम आ जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 4 भी सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर इस 8x से आपने -3x को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ, यानी 5x, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने इस +5 को आपने क्या करना है, इस साइड पे लाना है। तो जब इसको हम इस साइड पे लाएंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे साथ है प्लस और इस साइड पे ये बन जाएगा हमारे साथ -5, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो ये बन जाएगा 4 - 5। तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा -1। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू -1। यहाँ पर आपने इस 5 को दोनों साइड पे डिवाइड करना है, यानी डिवाइडेड बोथ साइड बाई 5। तो ये बन जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 5। इसके बाद हमारे साथ रिजल्ट आएगा -1 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह होगा, यानी यहाँ पर ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा x। इसके बाद हमारे साथ है, यानी इज इक्वल टू -1/5। तो यही इसका आंसर है, यानी x इज इक्वल टू -1/5। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी -1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The solution of 0.4x plus 0.1 is equal to 0.2x plus 0.3 is equal to what? प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भी हमने x की कीमत पॉइंट आउट करनी है। यहाँ पर x जो है नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ये इस क्वेश्चन का तरीक़ेकार जो है वो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। 0.4x प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.2x प्लस 0.3। यहाँ पर इस 0.2x को आपने क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है। तो जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो यहाँ पर इसका साइन प्लस है, यहाँ पर इसका साइन जो है वो बन जाएगा -1, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये 0.3 राइट हैंड साइड पे बिल्कुल अकेला बेचारा रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने सिंपल इस 0.4x से आपने 0.2x को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने इस 0.1 को यानी राइट हैंड साइड पे लाना है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.3 - 0.1। यहाँ पर इसका साइन प्लस है, यहाँ पर इसका साइन -, बन जाएगा। तो यहाँ पर जब 0.4x से हम 0.2x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 0.2x। यहाँ पर 0.3 से जब हम -0.1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 0.2। इसके बाद आपने इस 0.2 को क्या करना है, दोनों साइड पे डिवाइड करना है, जैसे कि अभी मैं डिवाइड करने वाला हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। 0.2x डिवाइडेड बाई 0.2। इसके बाद आपने यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करना है। ये हमारे साथ है 0.2, इसके बाद आपने इसको 0.2 पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये 0.2 इस 0.2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे रिजल्ट आएगा x। यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी डिवाइड हो जाएंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा 1। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल x एंड y।
इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो यानी x और y, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है नीचे दी गई ऑप्शन में, फिर इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें हमारे साथ जो पहला ऑप्शन है इसमें हमारे साथ वन वेरिएबल है, इसमें हमारे साथ पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन डी में भी हमारे साथ एक ही वेरिएबल है जो y है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, इसमें हमारे साथ दोनों वेरिएबल मौजूद है यानी x और y, ये दोनों इसमें मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ दीज इज अ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। प्यारे दोस्तों, नीचे दी गई ऑप्शंस में वो कौन सा ऑप्शन है जो नेचर में लीनियर इक्वेशन है और इस लीनियर इक्वेशन में हमारे साथ दो वेरिएबल्स मौजूद है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 2x प्लस 3, इसमें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है और वो है x। इसमें हमारे साथ दो वेरिएबल है यानी 3x मनपी y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स मौजूद है, एक x है और दूसरा y। यहाँ पर x क्यूब जो है ये हमारे साथ लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर जो है वो 3 है और ऑप्शन डी में हमारे साथ एक ही वेरिएबल है और वो है x। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The solution of 2x plus 3 is equal to 0। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर 2x प्लस 3 ये हमारे साथ 0 के बराबर है। तो यहाँ पर x की कीमत हमारे साथ क्या होगी और ये किस तरह ये x की वजह से यहाँ पर जब x की कीमत हम इसमें पुट करेंगे तो ये दोनों साइड किस तरह आपस में बैलेंस होंगे। क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इस प्लस 3 को आपने राइट हैंड साइड पे ले आना है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा यानी 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा मनपी 3, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर इसका साइन प्लस है, जब इसको हम इस साइड पे लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 0 मनपी 3। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे साथ ये बन जाएगा मनपी 3, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने इस 2 को यहाँ से ख़त्म करना है, तो इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा मनपी 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर ये दो जो है इस दो के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा x और यहाँ पर ये बन जाएगा मनपी 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर x की कीमत जो है वो है हमारे साथ मनपी 3 डिवाइडेड बाई 2, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, मनपी 3 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of these is a possible solution for 2x मनपी y is equal to मनपी 1। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में x और y की वो कौन सी वैल्यूज़ है जो इस इक्वेशन को यानी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेता है यानी बैलेंस कर लेता है। तो यहाँ पर आपने एक एक वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, चेक करना है। यहाँ पर इसको मैं डायरेक्टली हल कर लेता हूँ, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम x की कीमत मनपी 2 और y की कीमत मनपी 3 इसमें पुट कर ले यानी दर्ज कर ले,
तो यहाँ पर कुछ इस तरह ये बन जाएगा, यानी 2x मनपी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 2x जो है इस यहाँ पर x की जगह आ जाएगा मनपी 2, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर मनपी साइन जो है वो सेम आ जाएगा, और y जो है यहाँ पर इसमें हमारे साथ y जो है वो हमारे साथ बराबर है मनपी 3 के, तो यहाँ पर आ जाएगा मनपी 3। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने इस 2 को अपनी मनपी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा मनफी 4। यहाँ पर मनपी ज़रबी मनपी, तो इससे रिजल्ट आएगा प्लस, तो यहाँ पर मनपी 4 प्लस 3, इससे रिजल्ट आएगा मनपी 1। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। यानी अगर ये वैल्यू इसमें हम पुट कर लेते हैं, यानी दर्ज कर लेते हैं, तो इससे जो रिजल्ट आएगा, यानी ये क्वेश्चन जो है वो बैलेंस होगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर होगा, और यही इसके लिए पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ऑर्डर्ड पेयर 4 कामा मनपी 2 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 4 कामा मनपी 2 ये एक ऑर्डर पेयर है, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमारे साथ है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें हमारे साथ है यानी y, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ है x। तो यहाँ पर ये हमारे साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे साथ सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे साथ थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे साथ फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें हमारे साथ x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये इस क्वाड्रेंट में नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ जो दूसरा क्वाड्रेंट है इसमें हमारे साथ x जो है वो हमारे साथ है नेगेटिव, और y हमारे साथ यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर x की कीमत पॉजिटिव है और y की कीमत हमारे साथ नेगेटिव है। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये मनपी 2 है, तो ये इस क्वाड्रेंट में भी नहीं आ सकता। यहाँ पर हमारे साथ है थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे साथ x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 4 जो है यहाँ पर हमारे साथ है पॉजिटिव यानी +4 है, और यहाँ पर मनपी 2 जो है ये हमारे साथ y के बराबर है, तो यहाँ पर यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों हमारे साथ नेगेटिव है, तो ये इस क्वाड्रेंट में भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हमारे साथ लास्ट क्वाड्रेंट रहता है, वो है हमारे साथ x और y। तो यहाँ पर x जो है हमारे साथ पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में, और y जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर द ऑर्डर पेयर 4 कामा मनपी 2 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में कौन सा ऑर्डर फेयर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, जैसे कि अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये हमारे साथ है x, ये हमारे साथ है y। तो यहाँ पर ये हमारे साथ y के बराबर है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे साथ दोनों पॉजिटिव है, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में हमारे साथ y नेगेटिव और x पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये भी नेगेटिव है और ये यानी x और y दोनों नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और मनपी 3 मनपी 1 ये भी थर्ड में होंगे, और यहाँ पर मनपी 1 कामा 2 ये हमारे साथ थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर x की कीमत हमारे साथ नेगेटिव है और y की कीमत हमारे साथ पॉजिटिव है, तो ये हमारे साथ सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, और अगर ऑप्शन डी को देखा जाए तो इसमें भी हमारे साथ x नेगेटिव y नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी यानी मनपी 1 कामा 2। The total length of the boundary of a circle is called blank space of the circle। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दायरे की बाउंड्री की कुल लंबाई को दायरे का डैश कहा जाता है, यानी जो दायरे की कुल बाउंड्री होती है इसको क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सरकमफ्रेंस, यानी द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल।
जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ एक सर्कल है। तो इस सर्कल के अंदर यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यानी जो डिस्टेंस होता है इसको कहा जाता है डायामीटर। प्यारे दोस्तों, ये सर्कल का सेंटर होता है, यानी ये सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, यानी इससे यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है रेडियस। और प्यारे दोस्तों, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक डिस्टेंस होता है, यानी यहाँ पर जो टोटल लेंथ होता है इसको कहा जाता है सरकमफ्रेंस। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सिंबल ऑफ पाई इज ब्लैंक स्पेस। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पाई का सिंबल क्या है, या नीचे दी गई ऑप्शन में पाई के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी पाई के लिए हमारे साथ इस तरह सिंबल यूज होता है, यानी पाई को हम इस सिंबल से जाहिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ पाई रिमेन्स द सेम फॉर ऑल सर्कल्स विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों, पाई की कीमत तमाम सर्कल्स के लिए इक्वल रहती है, जो तकरीबन नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू की बराबर होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 3.14, यानी पाई जो है ये हमारे साथ 3.14159 या 22/7 की बराबर होता है, और ये वैल्यू हर सर्कल के लिए इक्वल होता है, यानी सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है ये किस वैल्यू के बराबर होता है, यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम नीचे दी गई ऑप्शंस में कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2πr, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जो है ये हमारे साथ 2πr के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, यानी सर्कल का एरिया पॉइंट आउट करने के लिए हम नीचे दी गई ऑप्शन में किस फार्मूले को यूज करते हैं, या एरिया ऑफ अ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन डी πr², यानी सर्कल का जो एरिया होता है इसको पॉइंट आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों, एक सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला नीचे दी गई ऑप्शंस में यूज करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2πr/h+r, यानी जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है इसके लिए हम यही फार्मूला यूज करते हैं, यानी एक सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है इसको पॉइंट आउट करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो है 2πr/h+r, यानी ये इसके बराबर होता है। इस फार्मूले के अंदर यहाँ पर हमारे साथ जो आर है, यानी ये आर जो है ये रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर एच जो है ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है। प्यारे दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, यानी इस फार्मूले की जो डेरिवेशन है वो किस तरह है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ फ्लैट सरफेस प्लस एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ एरिया ऑफ अ फ्लैट सरफेस ये बराबर है 2πr² के। तो यहाँ पर इसका जो फ्लैट सरफेस होता है इसका हमारे साथ इसके लिए फार्मूला है 2πr²,
और इसका जो कर्व सरफेस है यानी एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर इनटू एच। तो यहाँ पर आपने इसके अंदर यानी इन दोनों इक्वेशंस को या इन दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पर आपने क्या करना है, दर्ज करना है। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच। तो यहाँ पर हमारे साथ अगर देखा जाए 2 पाई आर आर यानी ये इन दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पर आपने 2 पाई आर को कॉमन लेना है। जब इनसे हम 2 पाई आर को बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर इसके साथ एक आर रह जाएगा, तो उसको हम इस यहाँ पर लिखेंगे यानी आर प्लस साइन जो है वो सेम आ जाएगा। और जब इससे 2 पाई आर निकल जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ एच रह जाएगा और वो बन जाएगा आर प्लस एच। तो इसलिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है एक सिलेंडर का वो हमेशा हमारे साथ बराबर होता है 2 पाई आर इनटू आर प्लस एच के। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जब भी हम एक सिलेंडर का हजम मालूम करते हैं तो इसके लिए हम नीचे दी गई ऑप्शंस में कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी पाई आर स्क्वायर इनटू एच यानी पाई आर स्क्वायर एच। तो जब भी हम किसी भी सिलेंडर का हजम मालूम करते हैं तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। इस फार्मूले के अंदर आर जो है रेडियस को रिप्रेजेंट करता है यानी सिलेंडर का जो रेडियस होता है इसको रिप्रेजेंट करता है और एच सिलेंडर की ऊंचाई है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।